नया नोटबुक रखे हैं। बायोलॉजी क्लास 11th का आज पहला क्लास हो रहा है, तो एक नया नोटबुक में आपको फ्रेश स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बात करेंगे कि पूरे क्लास 11th के बायोलॉजी में कैसे क्या पढ़ना है। 19th चैप्टर, टोटल हमारे पास 19 चैप्टर है। उस 19 चैप्टर को कितना समय देना है, हर चैप्टर में कैसे हमको कवर करना है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे क्या पैटर्न है एग्जाम का, ये सब हम लोग पहले बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज डेट हमारा, आज डेट लिख देते हैं। डेट आज है 2 जुलाई। ठीक है, और आज सेल का हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, लेक्चर 1। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर शुरू करेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 11th का ये हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर तो है नहीं, बट ये पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेल ही एक तरह से बात करें तो सेल ही एक बेसिक है जहां से सारा चीज स्टार्ट होता है। जैसे कि पूरे क्लास 11th में हमको ह्यूमन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, प्लांट के बारे में डिटेल में पढ़ना है, एनिमल किंगडम पढ़ना है, प्लांट किंगडम पढ़ना है। तो ये सब चीज पढ़ने से पहले हमको सेल के बारे में पता होना चाहिए कि सेल है क्या, है ना। तो इसीलिए हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है। बोर्ड पे हम जो भी चीज बात करेंगे, जो आपको समझा रहे हैं, उसको कैसे क्या लिखना है। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा एग्जाम के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। आपका जो एग्जाम होगा 2027 में नीट का एग्जाम होगा, और मई मंथ में एग्जाम होगा, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में फिजिक्स का मार्क्स होगा 180 मार्क्स का, केमिस्ट्री होगा 180 मार्क्स का, और बायोलॉजी होगा 360 मार्क्स का। इस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इस एग्जाम में क्लास 11th का भी क्वेश्चन रहेगा और क्लास 12th का भी क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 11th अच्छा से पढ़ लिया और क्लास 12th सही से नहीं पढ़े, या क्लास 11th नहीं पढ़े और क्लास 12th में ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है। आपको अभी से ही ध्यान देना है। पूरे 2 साल का ये जर्नी है, जहाँ पे क्लास 11th भी अच्छा से पढ़ना है एक एक चैप्टर, और क्लास 12th भी बहुत अच्छे से पढ़ना है एक एक चैप्टर। ठीक है, क्या बताएं, फिजिक्स में 180 मार्क्स, केमिस्ट्री 180 मार्क्स और बायोलॉजी 360 मार्क्स, जिसमें से क्लास 11th के बायोलॉजी में, हम लोग को 19 चैप्टर पढ़ना है। टोटल हमारे पास 19 चैप्टर कवर करना है। लगभग जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा सिलेबस लगभग जनवरी फरवरी तक जाएगा। ठीक है, और आपको रेगुलर रहना है। ऐसा नहीं कि एक दिन क्लास कर लिए फिर 2 दिन छोड़ दिए, फिर एक दिन क्लास की, ऐसा नहीं। हर दिन पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। जो भी चीज हम बात, जो भी टॉपिक लिए, जो भी चैप्टर पढ़ाए, घर पे जाकर के आपको उस चीज को रिवाइज करना है। क्लास आने से पहले जो भी चीज आज हम बता रहे हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना है, क्योंकि उसी से रिलेटेड ना हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबको आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है? क्लियर आवाज आ रहा है तो थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपना चैप्टर को। चैप्टर का नाम है, यहां तक क्लियर है सब? एक एक बात क्लियर है? एक फ्रेश नोटबुक लीजिए, उसमें चैप्टर का नाम लिखिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, जहां पे सबसे पहला बात हम लोग समझेंगे कि एक सेल होता क्या है। क्योंकि अगर हम सेल को ही नहीं समझेंगे तो ह्यूमन के बॉडी के बारे में कैसे समझेंगे, क्योंकि ह्यूमन का जो पूरा बॉडी है, इस पूरे बॉडी में एक एक पार्ट में बहुत सारा सेल प्रेजेंट है। सेल ही एक ऐसा यूनिट है जहां पे सारा फंक्शन हो रहा है, जिससे हम आज जो भी चीज हम बोल रहे हैं, जो हमारा बॉडी फंक्शन कर रहा है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, एक्चुअली में सब किससे बना है? सब तो सेल से ही मिल करके बना है। इसीलिए चैप्टर स्टार्ट किए हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। एक्चुअली में हमारे पास 5 किंगडम होता है, जो हम थोड़ा सा नेक्स्ट 2-3 चैप्टर के बाद बताएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ बात करेंगे उस किंगडम के बारे में। यहाँ पे लिखिएगा 5 किंगडम, 5 किंगडम। और इस 5 किंगडम में इस दुनिया का जितना भी ऑर्गेनिज्म है, सबसे स्मॉलेस्ट से लेकर के सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, इसी 5 किंगडम में रखा गया है, अलग अलग ग्रुप करके। ठीक है, तो वो ग्रुप क्या क्या है सो पहले हम लोग समझेंगे। अभी हम क्या बताए? हम बताए कि इस दुनिया का जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो,
कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है सबको हम लोग कहां पे रखते हैं, इस 5 किंगडम के ग्रुप में रखते हैं। वो 5 किंगडम क्या क्या है उसको पहले एक एक करके लिखेंगे। हमारे पास 5 किंगडम में से पहला किंगडम होता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा लिखते जाइए साथ साथ, किंगडम मोनेरा। दूसरा किंगडम है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम है किंगडम फंगाई। फोर्थ किंगडम है हमारे पास किंगडम प्लांटी। और हमारे पास फिफ्थ किंगडम है किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया, ठीक है। तो क्या बताएं कि इस दुनिया का अर्थ का जितना भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट चाहे एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, सबको हम इसी 5 किंगडम में अलग अलग ग्रुप बना करके रखा गया है। क्यों बनाया गया है ये ग्रुप? ताकि हम हर ऑर्गेनिज्म के बारे में अच्छे से स्टडी कर सके, इसीलिए ये 5 किंगडम बनाया गया है। तो ये सेल चैप्टर से कैसे रिलेटेड हुआ, अभी बता रहे हैं कि ये हम क्यों बता रहे हैं सेल चैप्टर में इसके बारे में। तो सेल चैप्टर में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े हैं कि हमारे पास 2 तरह का सेल होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। ये बात क्लियर है ना कि 2 तरह का सेल है, एक सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक सेल को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो किंगडम मोनेरा है इसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिज्म है सब कैसा है, सब प्रोकैरियोटिक इन नेचर है। तो अभी थोड़ा देर बाद हम ये भी बताएंगे कि सर प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। एकदम पूरा बेस से ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किंगडम मोनेरा में लिखिएगा प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। और ये जो किंगडम प्रोटिस्टा से लेकर के किंगडम एनिमलिया है ये सब क्या है, यूकैरियोट्स। मतलब कि क्या कि जो किंगडम मोनेरा का जितना भी ऑर्गेनिज्म है सब कैसा होता है, सब प्रोकैरियोटिक इन नेचर होता है। मतलब इनके पास जो सेल प्रेजेंट है सब कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल है। फिर किंगडम प्रोटिस्टा से लेकर के किंगडम एनिमलिया तक जितना भी ऑर्गेनिज्म है सबके पास कैसा सेल प्रेजेंट है, सबके पास यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है, इसीलिए उसको हम लिखे हैं यूकैरियोट्स और यहां पे लिखे हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है, यहां तक इसको लिखिए, ये लिख लिया आप लोग सबको ही, चलो बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहां पे लिखे प्रोकैरियोट्स और यहां लिखे यूकैरियोट्स। अब थोड़ा सा समझेंगे कि सर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे जैसे लिखे किंगडम मोनेरा। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो किंगडम मोनेरा है इसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिज्म है सब कैसा पाया जाता है, सब यूनिसेल्युलर पाया जाता है। मतलब जो किंगडम मोनेरा का जितना भी ऑर्गेनिज्म है सबके पास सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट है, तो यहां पे लिख सकते हैं यूनिसेल्युलर। उसके बाद ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा तो यूकैरियोट्स है, बट ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये भी यूनिसेल्युलर ही होता है, यूनिसेल्युलर। और किंगडम फंगाई से लेकर के किंगडम एनिमलिया तक जितना भी ऑर्गेनिज्म है सब होता है मल्टी सेल्यूलर। यहां से यहां तक ये सब क्या है, मल्टी सेल्यूलर और यूकैरियोट्स, तो लिख देंगे यहां पे मल्टी सेल्यूलर। चलिए क्या बताए, किंगडम फंगाई में जितना ऑर्गेनिज्म है सब कैसा है, प्रोकैरियोट्स। मतलब सबके पास कैसा सेल प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। कैसा होता है, उसके पास कितना सेल है, एक सेल है या एक से ज्यादा सेल है, सबके पास एक सेल है, इसीलिए यहां पे लिखे हैं यूनिसेल्युलर। फिर बोले किंगडम प्रोटिस्टा, यूकैरियोट्स तो है बट यहां पे जो सेल है वो सिंगल सेल प्रेजेंट है, सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है। उसके बाद किंगडम फंगाई से लेकर के किंगडम एनिमलिया तक सारा ऑर्गेनिज्म तो यूकैरियोट्स है, बट यहाँ पे सेल कैसा है, सेल यहाँ पे मल्टी सेलुलर है। मतलब जितना भी ऑर्गेनिज्म आएगा किंगडम फंगाई से लेकर के किंगडम एनिमलिया तक वो कैसा सेल होगा, उनके पास मल्टी सेलुलर सेल प्रेजेंट होगा। और वो जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक, वो यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है यहां तक।
अब थोड़ा सा बात करेंगे कि सर सेल क्या होता है। अभी तक तो बात कर लिए कि ये हमारे पास 5 किंगडम है, इस 5 किंगडम में जितना भी दुनिया का ऑर्गेनिज्म है सब पूरे दुनिया के ऑर्गेनिज्म को इसी 5 ग्रुप में हम अरेंज करके रखे हुए हैं। साइंटिस्ट लोग अरेंज करके रख दिए हैं। क्यों रख दिए हैं? ताकि हम दुनिया का सारा ऑर्गेनिज्म को अच्छे से स्टडी कर सके। ठीक है, फिर हम बोले कि सर किंगडम मोनेरा, जो किंगडम मोनेरा का ऑर्गेनिज्म है कैसा है? ये सारा ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स है, मतलब इनके पास कैसा सेल प्रेजेंट है? इनके पास प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। फिर बोले कि जो किंगडम प्रोटिस्टा, सर जो किंगडम मोनेरा है इसके पास सर यूनिसेलर होगा या मल्टीसेलर? तो जितना ऑर्गेनिज्म है सबके पास एक सिंगल सेल प्रेजेंट है, इसीलिए यहां पे लिख दिए यूनिसेल्यूलर। किंगडम प्रोटिस्टा से एनिमलिया तक बोले कि सारा ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स है, और बोले कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोट्स तो है बट यूनिसेलुलर है, मतलब एक सिंगल सेल का ही बना हुआ है। फिर बोले किंगडम फंगाई से लेकर के किंगडम एनिमलिया तक जितना ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा सब मल्टी सेलुलर है और कैसा है? यूकैरियोट्स। अभी जस्ट बात करेंगे कि सर सेल क्या होता है और उसके बाद प्रोकैरियोट्स क्या होता है और यूकैरियोट्स क्या होता है। तो ये लिख लेने के बाद अब नेक्स्ट पेज हम कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में। सेल एक्चुअली में क्या है? सेल इज अ कंपार्टमेंट, इट इज अ कंपार्टमेंट, इट इज अ कंपार्टमेंट। सेल का मतलब क्या? सेल एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर क्या चल रहा है? जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहा है। क्या बोले? सेल क्या है? सेल इज अ कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट है जिस कंपार्टमेंट के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहा है। इस कंपार्टमेंट के अंदर सर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? तो वो डिपेंड करेगा सेल टू सेल, कि अगर ये सेल प्रोकैरियोट्स है तो इसमें कुछ अलग, इसका जो कंपोनेंट है सेल के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है कुछ अलग कंपोनेंट होगा। अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसका जो कंपोनेंट है इस कंपार्टमेंट के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट है वो थोड़ा अलग होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा जनरल अगर बात करें कि एक अगर मान लो सेल है तो उस सेल के अंदर में यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक मैट्रिक्स सब्सटेंस है, एक लिक्विड सब्सटेंस है जहां पे सारा केमिकल रिएक्शन चलता है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस है जहां पे सेल के अंदर जितना केमिकल रिएक्शन हो रहा है सब कहां पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। इसीलिए एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, लिखिएगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना, मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। मतलब एक सेल के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है सब कहां पे चल रहा है? सब तो साइटोप्लाज्म में ही चल रहा है। इसीलिए यहां पे क्या लिखे? साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। मतलब एक सेल के अंदर जितना भी काम हो रहा है, जितना भी एक्टिविटी हो रहा है सब कहां पे हो रहा है? सब सेल के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, तो इस लाइन को लिखिए आप लोग पहले कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। फिर बोले सर सेल क्या होता है? सेल के बारे में बोले कि सेल इज अ कंपार्टमेंट, जिस कंपार्टमेंट के अंदर केमिकल रिएक्शन चलता है। तो यहां पे एक लाइन और लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। अच्छा इसके बाद लिख सकते हैं। ठीक है, ये बना लिया आप लोग। इसमें ये क्या है? ये हम बनाए साइटोप्लाज्म। हो गया? ये लिख लिया आप लोग। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। सेल के बारे में समझ में आया कि सेल सर क्या है? सेल इज अ कंपार्टमेंट, जिस कंपार्टमेंट के अंदर केमिकल रिएक्शन चलता है। तो नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हैं कि सेल इज अ कंपार्टमेंट इन विच केमिकल रिएक्शन अकर। लिख दीजिए, इट इज अ कंपार्टमेंट इन विच all chemical reaction occurs। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि जब हम अपने आसपास, हमारे एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन में ऐसा लिखा हुआ है कि जब
हम लोग अपने आसपास देखते हैं तो हमारे आसपास लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट है और हमारे आसपास नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट है ना। जैसे कि आप जिस टेबल पे बैठे हो वो टेबल क्या है, लिविंग या नॉन लिविंग, बताओ टेबल कैसा है, नॉन लिविंग। आप जो हो आप लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, लिविंग हो ना, लिविंग, चलो बहुत अच्छा। तो आप कैसे बता पा रहे हो कि ये जो टेबल है ये नॉन लिविंग है और आप लिविंग हो, या फिर आपके आसपास जितना भी ट्री है सब लिविंग है और बस टेबल ये जो पेन है ये जो टेबल है सब चीज कैसा है, नॉन लिविंग। तो हम क्या ऐसा बात करें कि ऐसा किस लिए हम बोल पा रहे हैं कि ये जो सेल है ये एक लिविंग है और ये जो टेबल है ये एक नॉन लिविंग है। तो एक्चुअली ऐसा क्या प्रेजेंट है आपके अंदर और ऐसा क्या एब्सेंट है इस टेबल के अंदर जो उसको लिविंग बना दे रहा है और इस टेबल को नॉन लिविंग बना दे रहा है। तो ऐसा क्या प्रेजेंट है, बताओ क्या प्रेजेंट है, क्या नॉन लिविंग ग्रोथ नहीं करते हैं और लिविंग ग्रोथ करते हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि एक जो ऑर्गेनिज्म जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें नॉन लिविंग थिंग्स भी दिखते हैं और हमें लिविंग थिंग्स भी दिखते हैं। तो ऐसा क्या एक सब्सटेंस प्रेजेंट है, ऐसा क्या प्रेजेंट है लिविंग थिंग्स में जो नॉन लिविंग थिंग्स को एक दूसरे से अलग कर रहा है। तो लिविंग थिंग्स में क्या प्रेजेंट है, लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। लिविंग थिंग्स में क्या प्रेजेंट है, लिविंग थिंग्स में सेल प्रेजेंट है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में सेल एब्सेंट है। समझ में बताया हम क्या बोले कि टेबल को हमसे अलग क्यों हो, ये जो टेबल है ये हमसे अलग क्यों है, इसको हम लिविंग में क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, क्योंकि इस टेबल में सेल इज एब्सेंट, सेल यहां पे प्रेजेंट नहीं है। और उस सेल के अंदर में क्या होता है, इस सेल के अंदर में क्या होता है, इस सेल के अंदर में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन चलता है जिसके कारण हम लोग हो जाते हैं लिविंग। केमिकल रिएक्शन क्यों चलता है, एक सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए इसके अंदर में क्या चलता है, केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन। बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट है, हमारे सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूअसली चल रहा है। अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी हमारे बॉडी में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन चल रहा है और इस केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड अ बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो जो सेल है वो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन क्यों चल रहा है, ताकि उस सेल को लिविंग स्टेट में रख सके। तो यहां पे लिख सकते हैं कि ऑल केमिकल रिएक्शन, ऑल केमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड अ सेल टू कीप इट इन लिविंग स्टेट। लिविंग सेल के अंदर में केमिकल रिएक्शन क्यों चल रहा है, ताकि उसको लिविंग स्टेट में रख सके। उसको लिविंग स्टेट में रखने के लिए उसके अंदर क्या करना पड़ता है, सेल को कंटिन्यूअसली केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है और उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। चलिए ये लिखिए, ये लिख लिया आप लोग, हो गया ये। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहां पे अभी हम क्या क्या बात बता दी आप लोगों को। हम सबसे पहला नंबर बात बताया कि सर सेल क्या होता है, सेल इज अ कंपार्टमेंट, जिस कंपार्टमेंट के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और ये डिपेंड करेगा कि अगर ये सेल प्रोकैरियोटिक है तो इसके अंदर सर क्या प्रेजेंट होगा, अभी बताएंगे। अगर ये यूकैरियोटिक है तो सर इस कंपार्टमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा वो भी बात करेंगे। फिर बोले साइटोप्लाज्म क्या है, सर साइटोप्लाज्म इज अ मेन एरिना, मतलब साइटोप्लाज्म एक ऐसा लिक्विड जहां पे केमिकल रिएक्शन चल रहा है। सेल का जितना भी काम है सब कहां पे चल रहा है, इस साइटोप्लाज्म में ही चल रहा है। इसीलिए यहां पे लिखे हैं साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। ठीक है यहां तक। फिर थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं प्रोकैरियोट्स या फिर प्रोकैरियोटिक सेल लिखिएगा एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। हम आपसे एक सिंपल सा डिफरेंस पूछेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इसीलिए ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। किसको किसको पता है, किसी को पता है ये डिफरेंस,
क्या होता है बताओ, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में क्या डिफरेंस? ठीक है, और यूकैरियोट्स में? ठीक है, बहुत अच्छा। देखो हम यहां पे बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक एक ऐसा सेल जहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, अभी बता रहे जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है। फिर यहां पे बोले सर यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल जहां पे जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो एक प्रॉपर कवरिंग के अंदर में प्रेजेंट होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, जहां पे जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है और यहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो यहां पे पहला पॉइंट लिख सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। लिखिएगा, जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। मतलब जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड का मतलब जो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो डीएनए है वो विदाउट कवरिंग है, इसके बाहर से कोई प्रॉपर कवरिंग नहीं किया हुआ है, इसीलिए यहां पे लिखे जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। यहां तक क्लियर है सबको? फिर यहां पे क्या लिखेंगे बताओ, यहां पे जेनेटिक मटेरियल कैसा है? जेनेटिक मटेरियल कैसा है यहां पे यूकैरियोट्स में? जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोट्स में कैसा है? जेनेटिक मटेरियल यहां पे देखो कवर है ना, ये प्रॉपर कवरिंग किया हुआ है, तो यहां पे लिख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल इज कवर्ड या फिर नॉट नेकेड। लिख दीजिए, जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल इज नॉट नेकेड, it has proper covering, it has यहां पे लिख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं, ठीक है। ये मेन डिफरेंस हुआ। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? तो क्या बताएंगे कि सर प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है, विदाउट कवरिंग प्रेजेंट होता है। सर यूकैरियोट्स जो होता है वहां पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक कवरिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। इस कवरिंग का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस कवरिंग का नाम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियस। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। चलिए इस पेज को लिखिए आप लोग, ये पूरा लिखिए। लिख लिए? चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ बात। सबसे पहले बोले सर 5 किंगडम होता है, 5 किंगडम के बारे में बताएं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। उसके बाद फिर बोले ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस क्या है, फिर बताएं सेल क्या होता है। अब थोड़ा सा हम इधर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि इधर हम क्या लेकर के आए हैं। यहां पे देखिए सेल के बारे में ये चैप्टर स्टार्ट किए। सेल, सेल क्या है ये सब आपको साथ साथ लिखते जाना है। सेल में क्या लिखे? इट इज द, अच्छा बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग स्ट्रक्चर। तो ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को हम लोग को समझना है। क्या लिखा हुआ है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहां पे अब स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। इसके बारे में ये बात किया हुआ है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये स्टेटमेंट तो आप लोग क्लास 8 से पढ़ रहे हो, बट इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है सो अभी समझेंगे। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उस ऑर्गेनिज्म में सबसे बेसिक फॉर्म क्या है। जैसे हमारे बॉडी में सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है, जिस प्रकार से आप लोग पढ़े हैं क्लास 10th में, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करके क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। पढ़ चुके हैं ये ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करके क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। और जाइगोट कैसा होता है? जाइगोट इज अ सिंगल सेल। जाइगोट कैसा होता है? जाइगोट इज अ सिंगल सेल। मतलब कि हमारा भी बॉडी का ये जो पूरा मल्टी सेलुलर बॉडी देख रहे हो ये भी कहां से बना है? ये भी एक सिंगल सेल से ही बना है। तो हमारे बॉडी, इसी स्टेटमेंट क्या लिखा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। मतलब एक बॉडी का सबसे बेसिक फॉर्म कौन सा है? एक बॉडी का सबसे बेसिक फॉर्म एक सेल होता है, जिस सेल के अंदर में केमिकल रिएक्शन चलते रहता है। तो हमारा भी शुरुआत कहां से हुआ है? हमारा भी बॉडी का फॉर्मेशन इस जाइगोट से ही हुआ है।
और वो जाइगोट भी कैसा है, वो जाइगोट भी एक सिंगल सेल ही है। समझ में बात आया? अब यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म is capable of independent existence। स्टेटमेंट लिखिए, अभी इसको समझा रहे हैं, इस पूरे स्टेटमेंट को लिखिए। स्टेटमेंट नंबर 1 लिखे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और दूसरा स्टेटमेंट लिखे हैं कि कैन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ये स्टेटमेंट समझा रहे हैं, पहले लिखिए, फिर लिखे एनीथिंग लेस देन अ सेल इज नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब देखो यहां पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास कितना सेल हो, सिर्फ एक सेल हो, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को इस दुनिया में एग्जिस्ट करना है तो एटलीस्ट उसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट एक सिंगल सेल होना चाहिए। अगर उसके पास एक सेल से भी अगर कुछ सेल से भी अगर थोड़ा सा छोटा सब्सटेंस है, अगर सेल भी नहीं है, सेल से भी छोटा है, तो वो इंडिपेंडेंटली इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्या लिखिए, एनीथिंग लेस देन अ सेल। अगर कोई भी चीज सेल से भी छोटा हो जाए, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेल से भी छोटा हो जाए तो वो इंडिपेंडेंटली इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता है। यहां पे लिखे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक ही सेल प्रेजेंट हो, वो इस दुनिया में सरवाइव कर पा रहा है क्योंकि सेल इज द बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। मतलब सेल अगर प्रेजेंट है तो वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर पा रहा है क्योंकि एक सेल के ही अंदर क्या चलते रहता है, केमिकल रिएक्शन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेल से भी छोटा हो जाएगा तो वो इंडिपेंडेंटली इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस दुनिया में सरवाइव करना है तो एटलीस्ट उसके पास एक सेल होना चाहिए। अगर एक सेल भी नहीं होगा, अगर सेल से भी उसके पास कुछ सब्सटेंस छोटा होगा तो वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर पाएगा। स्टेटमेंट समझ में आया क्या लिखा हुआ है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर कोई भी सब्सटेंस सेल से भी छोटा हो जाता है, कोई ऑर्गेनिज्म सेल से भी छोटा हो जाता है, तो वो इंडिपेंडेंटली इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाता है। इसीलिए बोला जाता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि एक ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर देता है सेल, और सेल के अंदर वो केमिकल रिएक्शन भी हो जाता है जिसको वो लिविंग स्टेट में रखता है। समझ में बात आ गया? ये लिख लिए आप लोग पूरा, ये लिख लिए, समझ में आया? हम क्या समझा रहे हैं, हम ये स्टेटमेंट समझा रहे हैं। स्टेटमेंट लिखा हुआ है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो हम लोग क्लास 8 से पढ़ रहे हैं ये स्टेटमेंट, लेकिन ये स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा कि सेल को क्यों बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ स्टेटमेंट लिख दिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कैपेबल है किस चीज के लिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब इस दुनिया में वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सकता है बिना किसी के मदद लिए हुए। फिर बोले कैन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अगर उसके पास एक सिंगल सेल भी होगा ना किसी ऑर्गेनिज्म के पास, तो वो उसको सरवाइव करने के लिए जितना भी केमिकल रिएक्शन चाहिए
वो उस सेल के अंदर में हो जाएगा और जिसके कारण वो एक लिविंग स्टेट में कहलाएगा, वो एक लिविंग स्टेट में रहेगा। लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से भी छोटा हो जाए, कि अगर एक सेल से भी कोई ऑर्गेनिज्म छोटा हो जाएगा ना, तो वो इंडिपेंडेंटली इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया ये बात? अगर समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए सब कोई। समझ में आ गया? क्लियर? चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे कि इस दुनिया में पहली बार सेल का डिस्कवरी किसने किया। कोई ऐसा साइंटिस्ट तो होंगे जिन्होंने बताया होगा कि सेल क्या है, सेल का खोज किसने किया, वो सब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। यहां पे देखो सेल के बारे में बात किए, यहां पे लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, कि इस दुनिया में पहली बार सेल का डिस्कवरी करने वाले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या किए? डिस्कवर्ड किए फर्स्ट डेड सेल। रॉबर्ट हुक क्या किए? पहली बार डेड सेल का डिस्कवरी किए। उसके बाद नेक्स्ट बोले कि पहली बार लाइव सेल का डिस्कवरी किसने किया, तो उसका नाम है एंटोन वॉन लीवेनहुक, जिन्होंने पहली बार लाइव सेल का डिस्कवरी किया। समझ में आया बात? हम क्या बोले कि सेल तो समझ लिए सर सेल क्या होता है, लेकिन सेल के बारे में पहली बार बताया किसने? तो पहली बार डेड सेल के बारे में किसने बताया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या डिस्कवर किए? डेड सेल के बारे में डिस्कवर किए। और लाइव सेल के बारे में पहली बार किसने बताया? तो लाइव सेल के बारे में पहली बार एंटोन वॉन लीवेनहुक ने बताया। समझ में आ गया यहां तक? अब इसके बाद क्या बताए कि सेल के बारे में तो पता चल गया कि एक लाइव सेल के एक जिंदा सेल का डिस्कवरी किसने किया? एंटोन वॉन लीवेनहुक। लेकिन जैसे जैसे उस समय में, बहुत पुराना बात है, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी होते गया, एक सेल के अंदर में हमको पता लगने लगा कि सेल के अंदर में क्या क्या सब्सटेंस प्रेजेंट है, क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होता है एक सेल के बारे में। कब पता चला? जब माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ। तो क्या लिखा हुआ? द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ अ सेल, कि एक सेल के बारे में डिटेल में हमको कब पता चला कि सेल के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, सेल का बाहर का लेयर का नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल क्या होता है। ये सब चीजें हमको कब पता लगा? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तब हमको धीरे धीरे करके सेल के बारे में डिटेल में पता लगने लगा। समझ में बात आ गया यहां तक? तो थम्स अप कर दीजिए सबको। यहां तक क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया ना? अब हम एक एक करके डिस्कवरी करेंगे कि सेल के अंदर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला सेल कौन सा पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल, फिर पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। यहां तक क्लियर है? अब हम यहां पे लिखेंगे हेडिंग प्रोकैरियोटिक सेल। हेडिंग लिखिए प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बात करने जा रहे हैं कि सर प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है। हम बोल रहे हैं कि सर एक प्रोकैरियोटिक सेल, उसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगा, बाहर से क्या स्ट्रक्चर होगा, वही सब चीज हम लोग अभी देखेंगे। तो एक जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके सबसे बाहर में एक लेयर होता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोकैलेक्स। क्या नाम होता है? ग्लाइकोकैलेक्स। सेकेंड लेयर का नाम है सेल मेम्ब्रेन। इसको साथ साथ आप लोग बनाइए। और तीसरे लेयर का नाम है, इस सेकेंड लेयर का नाम है सेल वॉल और तीसरे लेयर का नाम है सेल मेम्ब्रेन।
देखो एक प्रोकैरियोटिक सेल में इतना स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इसी स्ट्रक्चर को एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पे अभी और कुछ स्ट्रक्चर बनना बाकी है अंदर में, जैसे कि इसको बोलते हैं राइबोसोम। चलो अब लोकेट करेंगे एक एक करके, ठीक है। सबसे बाहर का जो लेयर है इसका नाम होता है ग्लाइकोकैलेक्स। सेकेंड लेयर का नाम है सेल वॉल। तीसरा लेयर का नाम है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो इनफोल्डिंग है इसका नाम है मीजोजोम। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है क्रोमैटोफोर। इसका नाम है राइबोसोम। इसका नाम है इंक्लूजन बॉडी। इसका नाम है पिलाई। इसका नाम होता है फिम्ब्री। और इसका इस स्ट्रक्चर का नाम है फ्लैजेला। चलो, और ये जो स्ट्रक्चर एक है इसका नाम है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। और तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। चलो इस चीज को ड्रॉ कीजिए आप लोग। हो गया? ड्रॉ कर लिए? ड्रॉ कर लिए सब कोई? हो गया? बना लिए सब कोई? चलो बहुत अच्छा। तो देखो हम क्या बताएं कि सर प्रोकैरियोटिक सेल है ये, इस सेल में इतना सारा कंपोनेंट है, इस सारे कंपोनेंट को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में तो बता दिए पहले कि एक ऐसा सेल जहां पे जेनेटिक मटेरियल नेकेड हो, जहां पे विदाउट कवरिंग जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या? जहां पे इंफॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल के बारे में बता देते हैं, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे एक एक करके। इसका नंबर लगा देते हैं जहां से हम लोग को आसानी होगा। इसको डाल देते हैं नंबर 1, ये सेकेंड, ये तीसरा नंबर है। उसके बाद मेसोसोम पढ़ लेंगे, फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर स्ट्रक्चर, सिक्स्थ नंबर इसको डाल दो। इसको 7 डाल देते हैं, 8, 9, 10, 11। टोटल कितना स्ट्रक्चर है? टोटल 11 स्ट्रक्चर है। और टोटल 11 स्ट्रक्चर को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें कि सर जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है। आप बोले कि सर जो सेल होता है जहां जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेकेड होता है, मतलब बिना कवरिंग का प्रेजेंट है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। चलो यहां पे लिखते हैं जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं उसको, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। इस मटेरियल में सर क्या प्रेजेंट होता है?
इस मटेरियल में प्रेजेंट होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सर जेनेटिक इंफॉर्मेशन से क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। जैसे कि बोलते हैं कि सर एक ये जो सेल है इसके अंदर सर यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, तो डीएनए यहाँ क्यों प्रेजेंट है? डीएनए इसलिए प्रेजेंट है कि इस डीएनए में बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है कि उस सेल में कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा, उसका इंफॉर्मेशन कहां प्रेजेंट है? इस जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट है, इस डीएनए में प्रेजेंट है। समय बात है, क्या बोले हम? बोले कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस, एक डीएनए या आरएनए जहां पे क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है? एक सेल के अंदर में क्या काम होगा, वो सेल क्या करेगा, उसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा, सब इंफॉर्मेशन कहां प्रेजेंट है? इस डीएनए में प्रेजेंट है, इस जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन में लिख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन present in it for all chemical reaction of a cell। एक सेल के अंदर में कौन सा केमिकल रिएक्शन चलेगा, कौन सा प्रोटीन बनेगा, किस वक्त क्या होगा, वो सारा इंफॉर्मेशन कहां पे प्रेजेंट है? इस जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट है। और इस जेनेटिक मटेरियल को हम लोग बोलते हैं डीएनए और आरएनए। अभी डीएनए और आरएनए सर कहां प्रेजेंट होगा? वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा। किसी ऑर्गेनिज्म में डीएनए प्रेजेंट होगा, किसी ऑर्गेनिज्म में आरएनए प्रेजेंट होगा। धीरे धीरे जब चैप्टर के डिटेल में एंटर करेंगे तो वो भी समझ में आएगा कि सर डीएनए कहां पे है और आरएनए कहां पे है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए को हम लोग न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। तो यहां पे लिख लीजिएगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, चलिए लिख लिए ये। लिख लिए? समझ समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? कुछ डाउट है तो पूछिए, कोई ऐसा डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहां तक क्लियर है ना सब? ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब देखो यहां जो हम 11 स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसी स्ट्रक्चर को एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें से पहला नंबर स्ट्रक्चर आता है हमारे पास ग्लाइकोकैलेक्स। फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ग्लाइकोकैलेक्स। तो यहां पे हेडिंग लगा दीजिए, पहला स्ट्रक्चर है ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइको का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट। इट इज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट। और कैलिक्स का मतलब होता है कवरिंग। कैलिक्स का मतलब क्या? कवरिंग। मतलब सेल के बाहर में, प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर में एक लेयर है। वो लेयर किस चीज का बना है? मेनली समझ लो कार्बोहाइड्रेट का बना है। और उस लेयर का काम क्या है? सेल को कवर करके रख रहा है। सेल को क्या कर रहा है? सेल को कवर करके रख रहा है। ठीक है, तो ये लिखने के बाद अब हम लोग लिखेंगे, रुको रुको पीछे, चलो ये लिख लिया आप लोग। ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है, ये जो सेल के अंदर, जैसे कि यहाँ पे ये जो बाहर वाला लेयर बनाए हैं, ये जो बाहर का येलो वाला लेयर बनाए हैं, यहाँ लिखे ग्लाइकोकैलेक्स। ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है वो दो तरह का होता है। किसी सेल में अलग होगा, किसी सेल में अलग होगा, उसका दो नाम भी होता है। वही चीज को देखेंगे, टाइप ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स यहाँ पे लिखेंगे। यहीं पे, ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइकोकैलेक्स लिखेंगे। एक लिखिएगा स्लाइम लेयर और एक लिखिएगा टफ कैप्सूल। जैसे मानो ये एक सेल है,
चलो इसको बनाओ, इसको बनाइए। बना लिए? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अभी हम स्ट्रक्चर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, किसका? एक प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर में एक लेयर है जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब क्या बताएं कि ग्लाइको का मतलब रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट और कैलिक्स का मतलब कवरिंग। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर में एक लेयर है जो रिलेटेड किससे है, बना किससे है? कार्बोहाइड्रेट से। और वो कर क्या रहा है? वो कवर कर रहा है उस सेल को। तो ग्लाइकोकैलिक्स सर कितना तरह का? 2 तरह का। एक नंबर बोले, फर्स्ट नंबर में बोले स्लाइम लेयर, और दूसरा नंबर में बोले टफ कैप्सूल। अगर किसी सेल के बाहर में जो बाहर वाला लेयर, सबसे बाहर का जो लेयर है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, अगर वो लूज होगा, वो पूरा स्लाइम होगा, वो थोड़ा सा स्लाइमी टाइप का होगा, तो इस लेयर का नाम पड़ जाएगा स्लाइम लेयर। बहुत ज्यादा लूज लेयर है तो उसका नाम पड़ जाएगा स्लाइम लेयर। अगर वो बाहर का लेयर बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा टफ है, तो इसका नाम पड़ जाएगा टफ कैप्सूल। क्या बोले? ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह का होता है। अगर सेल के बाहर में जो लेयर है वो बहुत ज्यादा लूज है तो इसका नाम पड़ेगा स्लाइम लेयर। अगर सेल के बाहर में जो लेयर है जो बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा टफ है, तो इसका नाम पड़ जाएगा टफ कैप्सूल। समझ में बात आ गया? यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ लिए ना? चलो बहुत अच्छा। अब एक डाटा लिखना है आप लोग को। यहां पे देखो एक डाटा लिखा हुआ है, इसको आपको कॉपी में लिखना है। यहां पे लिखिएगा, हेडिंग लिखिए ऑल सेल कंटेन, नहीं ये वाला डाटा, ये डाटा लिखिएगा। हेडिंग लिखिए ओवरव्यू ऑफ अ सेल, हेडिंग लिखिए ओवरव्यू ऑफ सेल। और इसमें से फर्स्ट पॉइंट लिखिए स्मॉलेस्ट सेल। इस दुनिया का जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है उसका नाम है माइकोप्लाज्मास। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल का नाम है माइकोप्लाज्मा। उसके ब्रैकेट में लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर। इसका लेंथ कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इसको लिख लिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग। सेकंड पॉइंट लिखिएगा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। मतलब इस दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल का नाम क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है। उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल का नाम क्या है? वो सबसे लंबा सेल का नाम है नर्व सेल। इस डाटा को लिखिए आप लोग। फिर यहाँ पे साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का साइज कितना है? 3 से 5। इसको आपको याद करना है। फिर लिखे ह्यूमन आरबीसी, जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में जो आरबीसी प्रेजेंट है उसका डायमीटर कितना है? 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये सारा डाटा लिख लिया आप लोग। इसको लिखिए। लिख लिए? चलो ठीक है। अब देखो यहां पे हमको क्या क्या याद रखना है, सो देख लो। अब हमारे पास 5 मिनट बचा है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर बोले कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। इसका लेंथ कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर। फिर बोले लार्जेस्ट सेल, सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल का नाम क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। फिर बोले लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल का क्या नाम है? नर्व सेल। फिर बोले बैक्टीरिया का जो साइज है वो कितना होता है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। फिर बोले ह्यूमन का जो आरबीसी है उसका डायमीटर कितना है? 7 माइक्रोमीटर। जो ह्यूमन का जो आरबीसी है उसका डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर। अब क्या करते हैं? अब हम लोग एक बार रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ाई किया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग आज क्या क्या पढ़े हैं। सो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर फर्स्ट ले आते हैं। चलो यहां पे हम लोग सबसे पहला नंबर बात किए कि इस दुनिया का जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो कितने किंगडम में रखा गया है? 5 किंगडम में रखा गया है। उस किंगडम का नाम आप लोग को बताना है। पहला किंगडम क्या है? किंगडम मोनेरा। दूसरा किंगडम क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम फंगाई। फोर्थ किंगडम प्लांटी। और फिफ्थ किंगडम किंगडम एनिमलिया। हम बोले कि जितना ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया का सब इसी 5 किंगडम में अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप में क्यों रखा गया है? ताकि हम इन सभी ऑर्गेनिज्म को आसानी से स्टडी कर सके। तो किंगडम मोनेरा के अंदर जितना भी ऑर्गेनिज्म है सब कैसा होता है?
प्रोकैरियोटिक इन नेचर, मतलब उनके पास कैसा सेल है, उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है। फिर किंगडम प्रोटिस्टा से लेकर के किंगडम एनिमलिया तक जितना भी ऑर्गेनिज्म है सब यूकैरियोटिक होता है, मतलब उनके पास जो सेल प्रेजेंट है वो यूकैरियोटिक इन नेचर है, ठीक है। उसके बाद बोले जो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर जितना ऑर्गेनिज्म है सब यूनिसेलुलर है, मतलब सिर्फ एक सिंगल सेल का बना है। फिर किंगडम प्रोटिस्टा वो भी यूनिसेलुलर है, और किंगडम फंगाई से लेकर के किंगडम एनिमलिया तक जितना भी सेल है सब मल्टी सेलुलर है। यहां तक बात हो गया। फिर बोले कि सर सेल क्या होता है, नेक्स्ट बात किए कि सेल क्या है, सेल इज अ कंपार्टमेंट। सेल क्या है, सेल इज अ कंपार्टमेंट। उस कंपार्टमेंट के अंदर में क्या चलता है, केमिकल रिएक्शन चलता है। केमिकल रिएक्शन कहां पे चलता है सर, साइटोप्लाज्म में चलता है। बोले कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, कि एक सेल के अंदर में जितना भी काम हो रहा है, जितना भी रिएक्शन हो रहा है सब कहां पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर में हो रहा है। इसीलिए ये जो लाइन लिखे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। एक सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म ही ऐसा सब्सटेंस है जहां पे उसके अंदर सारा केमिकल रिएक्शन चल रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात किए कि सेल कितना तरह का होता है, तो सेल दो तरह का है। एक सेल को बोले प्रोकैरियोटिक सेल और एक सेल को बोले यूकैरियोटिक सेल। क्या डिफरेंस बताएं, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहां जो जेनेटिक मटेरियल है वो विदाउट कवरिंग प्रेजेंट है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो डीएनए प्रेजेंट है वो बिना कवरिंग का प्रेजेंट है। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए प्रेजेंट है वो एक कवरिंग के अंदर प्रेजेंट है, और इस कवरिंग को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियस बोल देते हैं, जो कि यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बात किए कि सेल के बारे में स्टेटमेंट लिखे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये स्टेटमेंट कितना अच्छा से समझाए कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो वो एक सिंगल सेल तो है, बट वो अपने लाइफ में सारा काम कर पा रहा है, अपने सेल के अंदर में हर एक लाइफ प्रोसेस कर पा रहा है जिंदा रहने के लिए, वो लिविंग स्टेट में रहने के लिए वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर ले रहा है, अकेले सर्वाइव भी कर ले रहा है और केमिकल रिएक्शन भी कर पा रहा है। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से भी छोटा हो जाएगा तो वो इंडिपेंडेंटली इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए स्टेटमेंट यहाँ पे वेरीफाई होता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल ही ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की, इस लाइफ का, इस दुनिया का, इस जीवन को रखने, लाइफ को बनाने के लिए जो हमारे बॉडी में जो सेल प्रेजेंट है वही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। क्योंकि हमारा बॉडी किससे बना है, हमारा बॉडी भी सेल से ही बना है, और सेल के ही अंदर में क्या चल रहा है, केमिकल रिएक्शन चल रहा है। अगर हमारे बॉडी में सेल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, और केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो हम लोग भी लिविंग स्टेट में नहीं कहलाएंगे। जो आज हम लोग बोलते हैं कि हम लोग लिविंग है, वो क्यों लिविंग बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारा सेल प्रेजेंट है, और उस सेल के अंदर में क्या चल रहा है, उस सेल के अंदर में केमिकल रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। यहां तक अब हम लोग बात किए थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट बात किए कि ये तो बात हो गया कि एनीथिंग लेस देन अ सेल नॉट एबल टू इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा अगर कोई भी चीज सेल से भी छोटा हो जाए तो। फिर बोले प्रोकैरियोटिक सेल के में क्या क्या पाया जाता है, ये सारा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जहां पे, अच्छा यहाँ पे आप लोग साइड में अगर जगह है तो इसको लिख लीजिएगा सेल इनवेलप, तीनों को मिला के बोलते हैं सेल इनवेलप, साइड में लिख लीजिए सेल इनवेलप, तीनों को एक साथ बोला जाता है सेल इनवेलप, लिख लिए। ये सारा स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक एक करके पढ़ेंगे, जहां पे आज हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़े ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में क्या बताए, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात किए कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, इट इज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, और कैलिक्स का मतलब क्या है, कवरिंग। कितना तरह का ग्लाइकोकैलिक्स कितना तरह का होता है, दो तरह का, एक बोले स्लाइम लेयर और दूसरा बोले टफ कैप्सूल। अगर किसी सेल के बाहर में जो लेयर प्रेजेंट है बहुत ज्यादा लूज है तो उसका नाम क्या पड़ेगा, स्लाइम लेयर। अगर किसी सेल के बाहर जो लेयर प्रेजेंट है बहुत ज्यादा टफ है, रिजिड है, तो उसका नाम क्या पड़ेगा, टफ कैप्सूल नाम पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं, आगे बात किए जेनेटिक मटेरियल के बारे में कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कि एक सेल के अंदर में जो यहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट है इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या करता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। किस चीज का इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, कि उस सेल में, इस सेल में क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा प्रोटीन बनेगा, सब इंफॉर्मेशन कहां पे प्रेजेंट है, इस जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट है। और जेनेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, डीएनए को और आरएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है, और इसको न्यूक्लिक एसिड भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है।
जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है किस चीज के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए, कि एक सेल में कौन सा केमिकल रिएक्शन चलेगा, वो इंफॉर्मेशन कहां प्रेजेंट होता है, उसके जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या बात किए कि अच्छा कंपार्टमेंट के बारे में इधर आ गया। ठीक है, कि सेल में केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, उसको लिविंग स्टेट में रखने के लिए उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चलता है। चलो यहां तक आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, लेकिन अब क्या करना है आप लोग को, जो भी चीज हम पढ़ाए नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करके आना है। उसके बाद एनसीईआरटी बायोलॉजी का सेल चैप्टर में फर्स्ट पेज आपको रीड करके आना है। आपका होमवर्क है कि रीडिंग करना है सेल का फर्स्ट पेज। ठीक है, फर्स्ट पेज आपको रीड करके आना है एनसीईआरटी बायोलॉजी का। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो आपसे हम होमवर्क से ही स्टार्ट करेंगे कि आप फर्स्ट पेज पे क्या पढ़े, क्या लिखा हुआ वो आप हमको बताना है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, यहां तक एंड करें क्लास। कुछ डाउट है तो पूछिए, समझ में आया आप लोग को, समझ में आ गया? चलो कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है तो पूछो। नो सर, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसके आगे कंटिन्यू। चलो, थैंक यू, थैंक यू। ये बायो का पेपर है सर।